हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं IAS के लिए भी चूँकि IAS में भी पूछे जा चुके हैं। तो जनरल कंपटीशन PCS IAS एवं अन्य जनरल में जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं अन्य स्टेट में जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है जिसमें कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में भी। ठीक है, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज्य क्षेत्र फैला हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरयूर, कावेरीपत्तनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिटेल्स को भी थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। चोलों की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी थी कहाँ पे? तंजौर में थी। ठीक है, तंजौर में। डी आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरयूर थी। ठीक है, ये भी डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। प्रश्नगत विकल्पों में मतलब कावेरीपत्तनम, कांची, महाबलीपुरम और तंजौर में ये तंजौर है। प्रश्नगत विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी और संगम काल में चोलों की राजधानी उरयूर थी। ध्यान रखेंगे इसको। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता जो थी चोल प्रशासन की विशेषता थी। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। इस चीज को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। ठीक है, वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। ध्यान रखेंगे। चोल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, किसके लिए? तो ग्राम सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। चोल युग प्रसिद्ध था ग्राम सभाएं के लिए। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो किस में? चोल में था। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल में। सी आंसर हो जाएगा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, कौन था? तो चोल था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो वो हैं उत्तर मेरूर में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? तो उत्तर मेरूर में। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम प्रशासन का संचालन करती थी। ठीक है, डिटेल्स को भी थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे।
चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो कौन सा था? टोट्टेवारियम। सी आंसर हो जाए, टोट्टवारियम। सी आंसर होगा टोट्टवारियम। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो वो था टोट्टवारियम। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? ठीक है, तो चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो ये सही है। और दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, तो ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, सही है। और दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, ये भी सही है। एक दो दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया, अतः दोनों कथन सही है। ठीक है, डिटेल्स भी ध्यान से देखेंगे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः क्या है? जो चतुर्भुज है। ठीक है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः है, चतुर्भुज है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो वो नटराज है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विषय की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो नटराज की। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है कौन सी? तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है कौन सी? तो वो है नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये है चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो चोल था। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध, काफी बार पूछा जाता है, रिपीट भी होता रहता है, ध्यान रखेंगे। देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। निम्न में से
दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था चोल राजवंश। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वो थे चोल। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने ये शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वो थे चोल शासन काल में। बी आंसर हो जाएगा। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चोल झील बना दिया था बंगाल की खाड़ी को किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो वो था राजेंद्र प्रथम ने गंगैचोलपुरम की स्थापना की थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो वो था राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। ठीक है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। राजराज ने प्रथम एक अस्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। राजराज प्रथम ने, ठीक है, राजराज प्रथम ने एक अस्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की माप कराई तथा सोने चांदी तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो वो था राजराज प्रथम। ये आंसर हो जाएगा। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो वो था राजराज प्रथम। ये आंसर हो जाएगा। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। ठीक है, जननाथ मंगलम रखा था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप या श्रीलंका विजय सीलोन श्रीलंका, ठीक है, का कार्य पूर्ण किया। श्रीलंका विजय का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि राजेंद्र प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया। वहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया था। ठीक है,
चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो था राजेंद्र प्रथम ने। राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां कुछ प्रदेश को अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हुआ था। किसका? तो राजराज प्रथम का। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया था, राजेंद्र प्रथम का। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो था कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो था कुलोत्तुंग प्रथम। ये आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देखते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजा वीर पेरुमल के साथ कर दिया। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम ने। डिटेल्स को ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द धोतक है किसका? तो काली मिर्च का। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द धोतक है किसका? तो काली मिर्च का धोतक है यवन प्रिय। ठीक है, भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी। ठीक है, इसीलिए इसको यवन प्रिय कहा गया है। किसको? तो काली मिर्च को। काफी बार पूछे जाते हैं। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्कापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है, तो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है तोल्कापियम। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है किसका? तो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। मैंने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुका हूँ और एंशियंट का भी काफ़ी वीडियो आ चुका है। लगभग अब एंशियंट इंडिया मतलब एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट ही होने वाला। एक आध वीडियो और आएगा, कंप्लीट हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री। और ज्योग्राफी का भी लगभग 19 वीडियो आ चुका है और मैपिंग का भी काफ़ी आया हुआ है। छोटे छोटे वीडियो हैं, 2-2 मिनट 3-3 मिनट का, जो कि उसको आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार ही बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि अगर देखते हैं तो क्वेश्चन दिमाग में छपता चला जाएगा। ठीक है, और ये सब भी जो वीडियो अभी तक आ चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, वो सब सारा प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसको देख लें और अगर देख लिए हो तो उसको रिवीजन करें। रिवीजन करने के लिए स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं 1.25 या 1.5 पे, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे किसी भी एग्ज़ाम्स के पहले तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और रिज़ल्ट में आप बेहतर मतलब कि वो रिज़ल्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं, मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने पर ही बेहतर प्रदर्शन हो पाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिल्पदिकारम का लेखक था। शिल्पदिकारम का लेखक था कौन? तो इलंगो था। शिल्पदिकारम का लेखक था इलंगो। ए आंसर हो जाएगा। शिल्पदिकारम का लेखक इलंगो आदिगल था। ठीक है, शिल्पदिकारम का लेखक था इलंगो आदिगल। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरी पत्तनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोबलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कनग्गी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। ठीक है,
इसको डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ ग्रंथ का नाम दिया है और ये क्या है, किस तरह के ग्रंथ हैं वो देखना है। तो तिरुकुरल क्या है? तिरुकुरल व्याकरण ग्रंथ है। तिरुकुरल क्या है? व्याकरण ग्रंथ। तोल्कापियम क्या है? नहीं सॉरी, तिरुकुरल क्या है? तिरुकुरल है, डी आंसर है। तो तिरुकुरल क्या है? तिरुकुरल दर्शन है। ठीक है, तिरुकुरल दर्शन है। ठीक है, तिरुकुरल दर्शन है। तोल्कापियम क्या है? तो तोल्कापियम व्याकरण है। और शिल्पदिकारम क्या है? शिल्पदिकारम एक प्रेम कथा है। और मणिमेखलय क्या है? तो मणिमेखलय है वणिक कथा, वणिक कथा है। ठीक है, डी आंसर है। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा है। देख लीजिए एक बार यहाँ से। तिरुकुरल दर्शन है, तोल्कापियम व्याकरण और शिल्पदिकारम प्रेम कथा और मणिमेखलय वणिक कथा है। तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुकुरल है। ठीक है, तोल्कापियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है और शिल्पदिकारम एक प्रेम कथा है। मणिमेखलय एक वणिक कथा है। उपरोक्त सभी पुस्तकें तमिल साहित्य के अनमोल धरोहर हैं। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स भी थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो अरिकामेडू से प्राप्त होती है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो अरिकामेडू से प्राप्त होती है। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो वो था अरिकामेडू। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो वो था अरिकामेडू। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो है अरिकामेडू से। रोमन बस्ती अरिकामेडू से प्राप्त। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो अरिकामेडू से। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फोरा जार होता है एक क्या? तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राजवंशों में किनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदंब का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है। चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है, लेकिन कदंब का नहीं हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदंब का नहीं हुआ है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो पल्लव नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो पल्लव नहीं था। डी सी आंसर हो जाएगा। चेर चोल पांड्य था लेकिन पल्लव नहीं था संगम युग का राजवंश। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। बी आंसर हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। बी आंसर हो जाएगा।
ठीक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। ठीक है, कुरल की रचना किसने की थी? तो तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल को। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कुरल की रचना किसने की थी? तो तिरुवल्लुवर ने की थी। तिरुवल्लुवर। लघु वेद की संज्ञा दी जाती है कुरल को। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।